ठीक है, कहाँ तक कवर कर लिए? हाँ मैम लास्ट क्लास का कवर अप नहीं है, लेकिन उससे पहले वाला सारा कवर अप है। पहले वाला कहाँ तक, टॉपिक कहाँ तक कवर है? मेरा टॉपिक कवर अप है मैम। मेजर इन यूटीपी आप लास्ट पढ़ाई थी ना। इट कैन ऑर्डर दैट एनी इंफॉर्मेशन स्टेट, बस वहां तक मैम मेरा कवर अप है। ठीक है, तो यूटीपी क्या होता है? व्हाट इज यूटीपी? मैम इसमें कोई भी कंप्लेन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन मोनोपोली प्रैक्टिस में कोई भी होता है तो उस पे सर्टेन एक्शन लिया जाता है। आपके पहले कैमरा सही रखिए, बस यहाँ तक आ रहा है, आपका चेहरा दिख ही नहीं रहा। यस हाँ, मैम। मैम कोई भी कंप्लेन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्टिव या मोनोपॉलिसी में कोई भी प्रैक्टिस में कोई भी कंप्लेन होता है ना, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। क्या होता है हमें? मैम मिस रिप्रेजेंट करते हैं मैम, गुड सेल करने के लिए रिप्रेजेंटेशन करते यस हैं। मैम। देखिए, जल्दी से 5 मिनट के अंदर मैं रिकैप करवा देती हूँ स्वाति, चूंकि आप रेगुलर हैं तो आपके लिए थोड़ा जानना जरूरी है। देखिए, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एमआरटीपी का चैप्टर, ठीक है, एमआरटीपी एक्ट। 1 मिनट में स्क्रीन भी शेयर कर दूं। आपके मॉड्यूल में भी सेम है, अगर आप मॉड्यूल देखेंगे तो सेम कंटेंट है जो यहाँ कंटेंट है, तो आप जहां से भी देखें। देखिए, हम लोगों ने डिस्कशन किया था एमआरटीपी एक्ट जो 1969 का है, लेकिन अब वो रिपील हो गया। कंपटीशन एक्ट 2003 यहाँ दिया, लेकिन 2002 में ही वो आ चुका था। ठीक है, इम्प्लीमेंट 2003 में होना शुरू हुआ था। सबसे पहले बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं, यानी एमआरटीपी की अगर मैं बात करूं, तो एमआरटीपी का बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे। ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव्स आर देयर। फर्स्ट वन इज प्रिवेंशन। हाँ, प्रिवेंशन ही है, लेकिन चारों प्रिवेंशन ही है। प्रिवेंट करना, प्रोहिबिट करना, एमटीपी, यूटीपी और आरटीपी। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक, रिस्ट्रिक्टिव और ट्रेड प्रैक्टिस, यानी मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, आरटीपी, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। और चौथा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड। ठीक है, ये 4 चीज को हम लोग प्रिवेंट करते थे। अब रही बात आरटीपी की, तो किसी भी फॉर्म में अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लाइक बीइंग एन मैन्युफैक्चरर, अगर मैं बोलूं कि सिर्फ आपको मुझसे खरीदना है और किसी और से आप नहीं खरीद सकते, दैट इज यू आर रिस्ट्रिक्टिंग। ठीक है, बाकी आप रिटेलर को भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, फाइन, दैट इज आइदर एज एन मैन्युफैक्चरर और एज एन सप्लायर। अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि आप सिर्फ मेरे से सप्लाई लेंगे, सिर्फ मेरे से ही सामान लेंगे या सिर्फ मेरे से ही खरीदेंगे, दैट इज यू आर रिस्ट्रिक्टिंग। ठीक है, तो वो आ जाएगा आरटीपी के कैटेगरी में, फाइन। और फिर आ गया यूटीपी की अगर मैं बात करूं, तो यूटीपी हो गया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। दैट मींस किसी भी तरीके से आप फॉल्स रिप्रेजेंटेशन अगर कर रहे हैं। व्हाट इज फॉल्स रिप्रेजेंटेशन? चाहे आप सेकेंड हैंड गुड्स को आप न्यू बता करके बेच रहे हैं, फाइन, या फिर अगर आप बोल रहे हैं गारंटी वारंटी बिना चेक किए अगर आप दे रहे हैं, दीज ऑल विल कम इन फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये सब आ जाएगा यूटीपी के अंदर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, फाइन। अब बच्चा आपका मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, वो क्या चीज है हमें? यस मैम। व्हाट इज एमटीपी? मैम उसका रिवीजन मैं नहीं किया मैम लास्ट क्लास। स्वाति आइडिया, खैर लास्ट क्लास तो आप भी नहीं किए। एमटीपी आपको बताया गया था, किसी भी तरीके से मोनोपोली अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, कंट्रोल ऑफ मोनोपोलीज में 4 to 5 जन मिल करके किसी चीज का प्राइस फिक्स कर दे रहे हैं, प्रोडक्शन लिमिट कर दे रहे हैं, तो दीज आर फीचर्स ऑफ एमटीपी। ठीक है, और लास्ट वाला तो सिंपल है ही, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू, यानी कोई एक जन अमीर हो रहा है और पुअर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 चीज को प्रिवेंट करने वाली बात हो रही थी। और डिटेल में यहाँ पे पॉइंट वाइज यहाँ दे रखा है, लाइक आरटीपी में रिस्ट्रिक्टिंग ऑन बाइंग एंड सेलिंग,
जो मैंने बताया वही टाई इन सेल, बस एक नया टर्म आपको मिलेगा, यानी एक गुड्स के साथ कंपलसरी आपको बोल रहा है कि भाई दूसरा भी खरीदिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया, गैस स्टोव के साथ गैस कनेक्शन अगर आपको बोल रहा है, ठीक है, लेने के लिए, तो दैट इज फोर्स परचेज। कोई भी प्रोडक्ट के साथ किसी भी चीज को टाई करके बेच। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है आपका, टाई इन सेल क्या होता है या फुल लाइन फोर्सिंग, दोनों में से कोई भी टर्म अगर पूछे तो आपको टर्म जितना, वो एक टर्म का क्या क्या बोलते हैं हम वो पता होना चाहिए। ये कई बार होता है ना कि इसकी वजह से हम आंसर अपना गलत कर बैठते हैं, ठीक है। तो टाई इन सेल हो, फुल लाइन फोर्सिंग हो, ऑल आर सेम। एक्सक्लूसिव डीलिंग बता ही चुकी हूँ मैं कि अगर मैन्युफैक्चरर बोल रहा है कि मेरे से ही खरीदना है, आपको किसी और से नहीं खरीदना। कलेक्टिव प्राइस फिक्सेशन, सब लोग मिलकर के कार्टेल। मैम इसमें आपने एक नॉकआउट एग्रीमेंट बताया था, वो मैम एक बार मुझे बताइएगा। हाँ, तो नॉकआउट एग्रीमेंट बोलिए या कार्टेल बोलिए, यस मैम। ये सारा टर्म बेसिकली क्या होता है, चार पांच जन मिल करके एक प्राइस फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। वही प्राइस के डाउन कोई नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज कोई प्रोडक्ट है, 10 रुपीज से नीचे कोई नहीं जाएगा, सबको 10 रुपीज, पेप्सी भी 10 रुपीज, कोला भी 10 रुपीज, और कौन कौन है, थम्स अप भी, ठीक है, सब लोग 10 रुपीज में ही बेचेगा। तो मिल करके अगर कोई कलेक्टिव एग्रीमेंट करके अगर कोई प्राइस फिक्स कर लेता है, दैट इज कार्टेल या नॉकआउट एग्रीमेंट, ठीक है। यस मैम। अब आ जाइए रिस्ट्रिक्शन बाय एसोसिएशन, जो नन मेंबर हैं उनको बोला जा रहा है हम एंटरटेन ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हैम्परिंग फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी डीलिंग, जो ज्यादा डिस्काउंट ऑफ लार्जर। यस मैम। टर्नओवर जिनका अधिक हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर वो डिस्काउंट दे रहे हैं। रीसेल प्राइसिंग मींस अगर आप डीलर को बोल रहे हैं कि इस प्राइस में रेंज दे दिया गया, ठीक है, तो आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो आप अगर डीलर को दे दिए, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम है वो सेल करेगा, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब, है कि नहीं। तो आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे रीसेल प्राइस में आप वही कर रहे हैं, बीइंग एन मैन्युफैक्चरर आप बोल रहे हैं कि नहीं, इससे ज्यादा तुम बेच ही नहीं सकते हो, इस अमाउंट से ज्यादा तुम बेच ही नहीं सकते हो, तो ये क्या कर रहे हैं आप, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। सेम इज आउटपुट और सप्लाई। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कोई पर्टिकुलर मशीनरी के बारे में बोल दिया गया, ये मेथड ये प्रोसेस आप कॉपी नहीं करना मैम। नहीं कर सकते, ठीक है, वही सारा है। क्लास किए तो एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। इस यूटीपी वगैरह फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मैंने बता ही दिया। होर्डिंग एक टर्म है जो जनरली आता है। होर्डिंग क्या है, व्हाट इज होर्डिंग? यहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट कर देते हैं। होर्डिंग इज व्हाट, कि हम मार्केट में आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट कर देते हैं ताकि में प्राइस राइज हो जाए, ठीक है, दैट इज होर्डिंग। कोई चीज का स्टॉकिंग करके रखना, कोई गुड्स का स्टॉकिंग करके रखना। होर्डिंग अगर टफ लगता है तो आप स्टॉकिंग याद रखिए, ठीक है, स्टॉकिंग ऑफ गुड्स या होर्डिंग ऑफ गुड्स, तो याद आ जाएगा। रेमेडियल मेजर्स मैंने बताया था कि इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है और उसके बाद अगर पकड़े गए कि हाँ वो एग्रीमेंट या एमआरटीपी में जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया है उसके अगेंस्ट कोई काम कर रहा है तो अगेन पनिशमेंट होता है, या फिर पनिशमेंट हाँ एक्शन क्या लिया जाता है कि इसको मना कर दिया जाएगा कि आप आगे फर्दर कंटिन्यू मत करिए, ठीक है। उसके बाद एमटीपी में बताया कि कुछ भी अगर अनरीजनेबली अगर आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब आपका एमटीपी के अंदर आ जाएगा। अब इसको एडमिनिस्टर करने वाला कौन, देखने वाला कौन, इन्वेस्टिगेट करने वाला कौन, तो एमआरटीपी कमीशन, ठीक है। अब क्या क्या पावर दिया गया एमआरटीपी कमीशन के पास वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले गवर्निंग बॉडी में यहाँ दिया हुआ एमआरटीपी कमीशन होती है और दूसरे होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड रजिस्ट्रेशन। तो एमआरटीपी कमीशन के सर्च करने से पहले, इन्वेस्टिगेशन करने से पहले डायरेक्टर जनरल का जिम्मा होता है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, ठीक है। यानी कि द मेन फंक्शन ऑफ द डायरेक्टर जनरल इज टू मेक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन बिफोर एन इंक्वायरी ऑफ एमआरटीपी कमीशन, ठीक है। एमआरटीपी कमीशन से पहले इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा होता है डायरेक्टर जनरल का। फाइन। अब देखिए एमआरटीपी कमीशन का क्या है, मतलब कितने मेंबर्स होते हैं, तो एक तो चेयरमैन होंगे और मेंबर्स क्या 2 से लेकर के 8, ठीक है, 2 से कम नहीं होने चाहिए और 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जस्ट सेम एज आपका हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है सेम होनी चाहिए। टेन्योर की बात करें तो 5 ईयर से ज्यादा कोई भी मतलब रह नहीं सकते, और प्लस रीअपॉइंट की अगर प्रोविजन है तो रीअपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन वो भी 10 साल से एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई हमें? यस मैम।
5 years, और अगर रीअपॉइंट हो रहे हैं तो चलो एक और टेन्योर के लिए हो गए, लेकिन उससे Yes, ज्यादा नहीं। अब मान लीजिए 63rd, मान लीजिए 63 अगर ईयर है, ठीक है, तो क्या 2 ही साल रह सकते हैं, मैक्सिमम 65 ma'am. ईयर्स तक है। तो ये सब चीज देखना है हम लोगों को एमआरटीपी कमीशन। पावर्स डिस्कशन हुई थी, पावर्स के बारे में स्वाति, किसके पास पावर होता है विटनेस को बुलाने का? फर्स्ट, डॉक्यूमेंट कोई भी मांग सकता है, सीज कर सकता है, एफिडेविट में मांग सकता है वो एविडेंस, ठीक है। उसके बाद कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड वो चेक कर सकता है। फाइन, अगर कोई पार्टी अपियर होने के लिए बोला गया और अगर वो नहीं अपियर हुआ तो कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार रहे, ये भी हक है उसके पास, ठीक है। तो ये सीज वगैरह कर सकता है बुक और पेपर, ठीक है, जो एंटरप्राइज से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो सीज कर सकता है। ये सारा था पावर। रिस्ट्रिक्शन ऑफ पावर मैंने लिखवा दिया था, हमें बता देगा, ये स्क्रीनशॉट भेज देगा कि ये लाइक ट्रेड यूनियन के ऊपर नहीं होता है, इसका एमआरटीपी कमीशन नहीं काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी अगर अंडरटेकिंग भी है, इवन अगर कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर अगर कोई रजिस्टर्ड है तो अगेन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा एमआरटीपी। और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर है तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दीज आर रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, एमआरटीपी एक्ट का। तो एमआरटीपी हो गया था। उसके बाद हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कंपटीशन एक्ट, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, कंपटीशन तो इसमें नहीं दिया हुआ है। कंपटीशन एक्ट में क्या था आपका, जस्ट आपका 1991 के बाद, 1991 के बाद ये एमआरटीपी कमीशन नहीं चला, ठीक है, क्योंकि 1991 के बाद क्या हुआ, एलपीजी, ठीक है, बाहर से भी लोग आना शुरू कर दिए, तो हम लोग को थोड़ा लिबरल होने का जरूरत पड़ा, तो कंपटीशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन कंपटीशन एक्ट का मेन पर्पस क्या है, तो कोई भी अब्यूजिव सिचुएशन ऑफ मोनोपोली अगर क्रिएट हो रहा है मार्केट में, देखिए यहाँ मोनोपोली यहाँ भी है, लेकिन मतलब रिस्ट्रिक्शन यहाँ भी मोनोपोली का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब्यूजिव सिचुएशन ऑफ मोनोपोली अगर हो रहा है ना, व्हाट डू यू मीन बाय अब्यूजिव सिचुएशन ऑफ मोनोपोली? अगर आप ऐसा मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं जहां पे मार्केट में कस्टमर को प्रॉब्लम हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, उसका इंटरेस्ट को कोई अगर हर्ट कर रहा है, ठीक है, तो दीज ऑल विल कम इन अब्यूजिव सिचुएशन ऑफ मोनोपोली, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए और प्लस कंपटीशन हो लेकिन फेयर एंड हेल्दी हो, ये चीज इंश्योर करने के लिए कंपटीशन एक्ट को लाया गया, ठीक है। अब देखिए कंपटीशन को समझने के लिए 1999 में वर्ल्ड बैंक ने कंपटीशन का एक डेफिनेशन दिया था, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में कंपटीशन का डेफिनेशन दिया गया था आपका 1999 में। क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन बोलता है कि कंपटीशन इज अ सिचुएशन इन द मार्केट वेयर टू सेलर इंडिपेंडेंटली स्ट्राइव, ठीक है, एंड स्ट्राइक विथ ईच अदर टू गेट बायर सपोर्ट, ठीक है। कंपटीशन क्या है? एक ऐसा सिचुएशन है मार्केट में जहां पे दो सेलर, ऑब्वियसली दो या दो से अधिक सेलर आपस में स्ट्राइव करते हैं या स्ट्राइक करते हैं ताकि वो बायर्स का सपोर्ट ले पाए, बायर्स का इंटरेस्ट सीक कर पाए, दैट इज कंपटीशन, ठीक है। तो कंपटीशन का मतलब यहाँ क्लियर है कि यहाँ पे स्ट्राइक करना अलाउड है कंपटीशन, ठीक है, एक दूसरे का स्ट्राइक मतलब टकराना, भिड़ाव, एवरीथिंग इज अलाउड, ठीक है, दैट इज कंपटीशन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक जो 1999 में दिया गया। अब बात यहाँ उठती है, क्या कंपटीशन हमारे कंट्री के लिए सही है? कैसे सही है मैम? कंपटीशन होगा तो बहुत सारे नए प्रोडक्ट का भी होगा मैम, आएगा। बिल्कुल सही, कंपटीशन होता है, हाँ ठीक है, बोल लीजिए पूरा। उससे मतलब कि कोई अगर ये बनाया तो वो दूसरा आदमी उसी प्रोडक्ट को कुछ और बेहतर तरीके से बना के पेश करेगा, जो हम लोग के लिए शायद सही रहे। देखिए कंपटीशन जब होता है तब पता होता है कि मेरे अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, ठीक है। ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो प्रेशर में पता चलता है कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, होता है कि नहीं, ठीक है। अगर ज्यादा आपको टास्क दे दिया जाए, हर सब्जेक्ट में अगर आपको वाइवा अनाउंस कर दिया जाए, एग्जाम अनाउंस कर दिया जाए, तो आपको लगेगा बाप रे इतना कुछ हम लोग एक दिन में कैसे कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कर लेते हैं और अच्छा मार्क्स भी ले आते हैं तो दैट मीन्स यू हैव रिकॉग्नाइज्ड योर पोटेंशियल कि हम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे अगर कंट्री की मैं बात करूं तो अगर कंपटीशन होगा तो कंपटीशन में रहने के लिए ऑब्वियसली हर एक इंडस्ट्री कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करेगी, इनोवेशन लाएगी, प्रोडक्ट का फीचर अच्छा होगा और अल्टीमेट रिजल्ट हम कस्टमर्स को ही मिलेगा,
है कि नहीं? तो नो डाउट अगर कंपटीशन होगा तो इकोनॉमिकली गुड है, अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। एक तो बेस्ट निकलेगा, इनोवेशन होगा, क्रिएटिविटी होगा, जीडीपी ऊपर जाएगा, इफिशिएंसी इंक्रीज होगा, है ना। तो ये सब आप लिख सकते हैं कि कंपटीशन कैसे हमारे इकोनॉमी के लिए बेहतर है। हो जाएगा? यस मैम। सब लिखते चले जाइए क्योंकि भूलने की तो आदत है हमें, है ना। तो फिर अब बात करते हैं आगे, इसलिए मैं बोलती हूँ पेन चलते रहना चाहिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे पॉलिसी और लॉ में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड लॉ? मैम पॉलिसी आता है तो मैम लॉ फोर्स करता है कि वो चीज करना ही है। हाँ एग्जैक्टली, पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है और Yes, जब ma'am. पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो वो लॉ बन जाता है कि नहीं? तो पॉलिसी क्या है? अब देखिए, पॉलिसी आप कुछ बना देंगे, मान लीजिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन अगर मैं बना दी, ठीक है, अब उसको कोई पनिशमेंट वगैरह है नहीं तो कितने लोग फॉलो करेंगे? ठीक है, कोई इसका कंसिक्वेंसेस है ही नहीं तो कितने लोग फॉलो करेंगे? तो वही Yes, ma'am. चीज है कि पॉलिसी गवर्नमेंट को सर्टेन बना दी, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट करे सब लोग, इसके लिए चाहिए कि लॉ पास हो, एक्ट पास हो, ठीक है, पार्लियामेंट में वो चीज पास हो तो लॉ बने, ठीक है। तो पॉलिसी क्या है? तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाहती है वो चीज पॉलिसी में जॉट डाउन रहता है, या ऑब्जेक्टिव जॉट डाउन रहता है। तो अगर मैं कंपटीशन एक्ट के पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो वहां पे गवर्नमेंट का क्या मोटिव था, क्या उद्देश्य था, क्या चाहती थी, क्या या क्या ऑब्जेक्टिव था कंपटीशन एक्ट का, ठीक है। तो वो अब हम लोग देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला यहाँ पे है फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट Yes, करना। ma'am. तो दो चीज हम लोग यहाँ प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट हेल्दी कंपटीशन नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 प्रमोट हेल्दी In the कंपटीशन, competition. फाइन। नंबर 2 प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। दो चीज का प्रमोशन हो गया, प्रमोट हेल्दी कंपटीशन, Yes, ma'am. दिख रहे हैं? यस मैम। Yes. कि आपके मॉड्यूल में बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा हुआ है, ये थोड़ा शॉर्ट में लिखते जाएंगे तो फिर आप उसको इलॉबरेट कर सकते हैं। तो सबसे नंबर 1 टू प्रमोट हेल्दी कंपटीशन, राइट। सेकेंड यस टू मैम। प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, हो गया। Yes, अब ma'am. देखिए, यस अब मैम। प्रोटेक्ट किसको करना है? प्रमोट तो कर दिए, अब प्रोटेक्ट किसको करेंगे बताइए, अभी मैम डिस्कशन। अनफेयर जो होता है मैम। हाँ तो किसको किसको प्रोटेक्शन की बात हो रही है इसमें कंपटीशन एक्ट? किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है? मैम बायर्स। बायर्स के, कंज्यूमर्स के। तो हो जाएगा थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या? टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, ठीक है। कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब एक और जन को इसमें प्रोटेक्ट करते हैं, जितने आपके स्मॉल ट्रेडर्स के इंटरेस्ट है, पहले तो कंज्यूमर इंटरेस्ट को तो किए, तो स्मॉल ट्रेडर जितने आपके हैं उसको भी प्रोटेक्ट करना है। याद होगा आपको जब जियो का वो ऑफर चल रहा था, एक ऑफर को बीच में नहीं रोक दिया गया था, जितने सब्सक्राइबर हैं, शायद जियो धन धनाधन एक ऑफर था फ्री ऑफ यस कॉस्ट, मैम। टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आया, सेकंड टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आया, थर्ड टाइम जब फ्री ऑफ कॉस्ट आया तो सीसीआई कौन हुआ? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे एमआरटीपी में था आपका एमआरटीपी कमीशन, ये भी यस आपको पता होना चाहिए, उसको एमआरटीपी में इंस्पेक्ट करने के लिए था आपका एमआरटीपी कमीशन, एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा था एमआरटीपी कमीशन का। कंपटीशन एक्ट में जिम्मा है सीसीआई का, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जब जियो धन आए कि तीसरी बार भी आप फ्री कर रहे हैं तो ये आप नहीं कर सकते, वहां सीसीआई आई इंटरफेरेंस के लिए कि भाई बाकी कॉम्पिटिटर रो रहे हैं, ठीक है, वोडाफोन रो रहा है, आइडिया रो रहा है, तो ये सब क्या है, उन लोग को फिर रोकना पड़ेगा ना। तो फिर सीसीआई हाँ, जो लोग सब्सक्राइबर हैं, जो पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं, ठीक है, उनको दिया जाएगा, और अब जो सब्सक्राइब करेंगे उनको नहीं मिलेगा, ये ऑफर खत्म कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो कहीं भी देखिए स्मॉल ट्रेडर का भी अगर किसी तरीके से हित नहीं हो रहा है तो वहां भी सीसीआई इंटरफेयर करेगी, ठीक है। और अगर मैं एग्जांपल देखूं कि जैसे आप आरटीपी में हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे ना, कोई मैन्युफैक्चरर बोल रहा है, जैसे कार बनता है, यस मैम। रीसेल। कार में सर्टेन कंपोनेंट वगैरह देना होता है, वो तो आपके मैन्युफैक्चरर लोग ही देंगे, जो सप्लायर है वो देंगे। अब सप्लायर बोला है मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ठीक है, टाटा को दिया, बाकी उन लोग को बोला है मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्या वो ऐसा कर सकता है? नो मैम। ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप इस तरीके से कंपटीशन हेल्दी नहीं हो पाएगा, ठीक है। जब टाटा को आप दे रहे हैं तो सब लोग टाटा को पूछेगा, आपको तो बाकी कंपनी को तो पूछेगा नहीं, है ना। तो बाकी कंपनी को नहीं पूछा तो हेल्दी कंपटीशन नहीं हुआ। इस तरीके से हम लोग यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, और अभी जो एग्जाम्पल इस तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं स्मॉल ट्रेडर्स को। तो दो को हम लोग प्रमोट किए और दो को प्रोटेक्ट किए, फाइन।
अब देखिए नेक्स्ट है प्रिवेंट, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंट appreciable adverse effect on competition in India. Prevent appreciable adverse effect on competition in India. Now what do you mean by appreciable adverse effect? एक तो भाई adverse effect बोल रहे हैं, फिर आप appreciable भी बोल रहे हैं, तो तारीफ के लायक adverse effect कैसे हो सकता है कभी? You are appreciably ugly अगर कोई बोले, मतलब डायरेक्ट मत बोलो कि हाँ अगली, ठीक है, यू आर appreciably अगली, तो फिर कैसा लगे? ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छा मतलब नहीं है अप्रिशिएबल का, यहाँ पे अप्रिशिएबल का मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट अगर कोई क्रिएट किया जा रहा है तो दैट इज, ये लाइन का जो मतलब है प्रिवेंट अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन इंडिया। अगर एडवर्स इफेक्ट को जरूरत से ज्यादा डाल रहा है तो उसको भी हम लोगों को इफेक्ट करेगा, यस मैम, रोकना है, प्रिवेंट करना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका सीसीआई जो मैंने डिस्कशन किया उसको सेटअप करना भी मोटिव है। लास्ट आप लिखिए टू सेटअप कंपटीशन कमीशन इन इंडिया। अब कंपटीशन कमीशन को रखा ही गया है, बनाया ही गया है जितना भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट होता है उसको देखने के लिए, ठीक है। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में देखिए जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि एग्रीमेंट क्या हुआ, जनरली रिटर्न होना चाहिए, उसको हम लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया गया है, लॉ में भी ऐसा लिख दिया गया है कि मतलब जरूरी नहीं कि रिटर्न हो, ठीक है। आपस में एक नहीं होता कि बॉडी लैंग्वेज से भी अगर पता चल जाए कि हाँ ये जो किसी तरीके का एंटी कॉम्पिटिटिव काम हो रहा है तो अगेन सीसीआई एक्शन में आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है आप लोगों की सीसीआई का क्या रोल बनता है, यहाँ पे सीसीआई कैसे अपॉइंट होते हैं, कौन अपॉइंट करते हैं, और फिर क्या टेन्योर होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो सीसीआई पे क्वेश्चन आ जाता है, तो फुल फॉर्म जान गए? यस मैम, क्या है फुल फॉर्म? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बात आती है कौन अपॉइंट करता है, तो सीसीआई को अपॉइंट करने का जिम्मा सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपॉइंट सीसीआई सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइन। और जो अपॉइंट करेगी तो वो भी नोटिस आपको देना पड़ेगा ऑफिशियल गेजेट में, ठीक है, बाय नोटिस इन ऑफिशियल गेजेट, ये भी इंक्लूड करिए, बाय नोटिस इन ऑफिशियल गेजेट, डन। अब देखिए हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, दिल्ली में। अब ये दिल्ली जो बताया गया ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये भी आपका सीजी, सीजी इज सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी कौन डिसाइड करेगा, सीजी। अब बाकी ऑफिस कहाँ होगी, तो ये डिसाइड आप कौन करेगा, सीसीआई खुद, ठीक है। हेडक्वार्टर सीजी करेगा, लेकिन बाकी ऑफिस कहाँ रहेगा, वो सीसीआई खुद करेगा, फाइन। अब बात होती है कि उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो इनके मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक चेयरमैन होंगे, अगर मैं मेंबर्स की बात करूं तो एक चेयरमैन, फाइन। और वो एक चेयरमैन जो होंगे, इसके अलावा मेंबर्स की मैं बात करूं तो 2 और मैक्सिमम 6, मिनिमम 2 मैक्सिमम 6, इससे अधिक नहीं हो सकते। इनको कौन अपॉइंट करेगा, तो मैम ये तो सीसीआई ना, सीजी आई ही है ना ये लोग, सीसीआई को अपॉइंट कौन करेगा, सीजी। तो मेंबर्स कितने हैं वो मैं बताई कि एक चेयरमैन और 2 मेंबर और मैक्सिमम 6 मेंबर अपॉइंटेड बाय सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब मैं इसकी टेन्योर की अगर मैं बात करूं तो टेन्योर इसका सेम उसके कमीशन की तरह है, जो 5 इयर्स होना चाहिए, ठीक है, 5 इयर्स होगा। एज की बात करूं तो 65 इयर्स होगा, ठीक है, लिखते चले जाइए, टेन्योर 5 इयर्स, एज 65 ईयर। अब बात होती है क्या हम इसको रीअपॉइंट कर सकते हैं, तो ठीक है रीअपॉइंट कर सकते हैं, कैन बी रीअपॉइंटेड। और क्या टर्म्स है कि आप जब सीसीआई में अपॉइंटेड हो चुके, आप कहीं और कहीं पेड एम्प्लॉयमेंट में आप नहीं जा सकते, सीसीआई में है तो सीसीआई में ही रहेंगे, किसी पेड एम्प्लॉयमेंट आप नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं आप कर सकते कि सीसीआई में काम कर रहे हैं और फिर इधर से 1-2 घंटे के लिए आप पढ़ा देंगे, पार्ट टाइम आप कुछ और भी काम कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। ये भी जानना है, यानी फुल टाइम एम्प्लॉयड आप रहेंगे सीसीआई में अगर आपका अपॉइंटमेंट होता है तो, ठीक है। और अगर आप पाए गए कि कहीं और काम कर रहे हैं तो अगेन अब क्वेश्चन उठता है क्या रिमूव करने का पावर है, एक बार हम सीसीआई को अपॉइंट कर दिए तो क्या हम रिमूव कर सकते हैं, तो यस इट कैन बी रिमूव। उसका भी फिर 5 कंडीशन है कब रिमूव्ड होगा।
इट इज और कौन रिमूव करेगा? तो अगेन जो अपॉइंट किया है वही रिमूव कर सकता है। कौन अपॉइंट किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। वही रिमूव भी कर सकते हैं। अब कौन कौन से टर्म्स पे रिमूव करेंगे? तो पहला टर्म है, लिख लीजिए, फिजिकली जो सब में होता है, फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल हो गया तो हटा दिया जाएगा, ठीक है। इंसॉल्वेंट हो गया तो हटा दिया जाएगा, ये सब में एप्लीकेबल है, ठीक है। मोरली अगर कुछ खराब हो गया तो हटा दिया जाएगा, तो ये सब तो सब में मिल जाएगा आपको, ठीक है। पार्टनरशिप में भी इसी तरह हटाया जाता है, किसी और में भी इसी तरह हटाया जाता है। लेकिन अब इसमें एडिशन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो आप लिखेंगे, एक अभी जो मैंने बताया कि अगर आप किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में इंगेज अगर होते हैं और अगर वो पता चल गया तो अगेन हटा सकती है सीजे। तो ये आपका लाइन इंक्लूड कर लीजिए, इंगेज इन पेड एम्प्लॉयमेंट देन दे कैन बी रिमूव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर आप किसी भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट से अगर आप जुड़ते हैं, ठीक है, सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है, उस केस में रिमूव कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट इज अब्यूज द पोजीशन। अब्यूज द पोजीशन अगर मतलब ऑब्वियसली अब्यूज कब करेंगे आप पोजीशन का? ब्राइबरी लेंगे, अब्यूज कैसे होगा? प्राइबरी लेकर के या घूस वगैरह लेकर के अगर आप पकड़े गए तो इन सारे केस में सीसीआई को रिमूव कर दिया जा सकता है, ठीक है। देखिए बाकी जो केसेस है फर्स्ट 4 तो चलिए ऐसे रिमूव से कोई प्रूफ वगैरह करने की जरूरत नहीं है, वो तो दिख रहा है, ठीक है। फिजिकली आप मेंटली हो गए हैं तो वो तो दिख रहा है, ठीक है। इंसॉल्वेंट हो गए वो भी दिख रहा है, या अगर एम्प्लॉयड कहीं है तो वो भी दिख जाता है। लेकिन ये जो है ये प्रूव करना होगा ना आपको कि आप अब्यूज कर रहे हैं अपने पोजीशन का, ये सब तो प्रूव करना होगा। तो ये प्रूव करने के लिए सीजीआई किसको दे देगी? मतलब अगर मान लीजिए दिख गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट उसको हटा नहीं सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेगी वो केस किसके पास? सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट। आई तो है यार, आपको वो क्या है, तो ये लोग है ही। यस मैम। भेजेगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेगी सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। फिर अगर केस प्रूव होता है तो फिर एक्शन लिया जाएगा, हट जाएगा। अब देखिए हट जाता है तब क्या केस होता है? तो अगर हट जाता है तो उसके ऊपर ये रूल इम्प्लीमेंट होता है कि नेक्स्ट 2 इयर्स तक वो किसी जॉब में इंगेज नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट 2 इयर्स तक वो किसी जॉब में इंगेज नहीं होगा, फाइन। और सर्टेन एग्जाम्पशन भी है, लाइक गवर्नमेंट जॉब में वो जा सकता है, स्टैट्यूटरी कंपनी जो भी है वो सब में जा सकता है, लेकिन प्राइवेट के साथ वो नहीं एसोसिएट होगा किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो ये था आप लोगों का कंपटीशन कमीशन। मैम ये मतलब कि अगर प्रूव हो गया तो प्राइवेट में नहीं जा सकता, सरकारी में जा सकता ना? पहले तो 2 साल तक तो हो जा ही नहीं सकता, 2 साल तक कहीं नहीं जा सकता, कोई जॉब नहीं कर सकता। अब 2 साल के बाद अगर उसको कहीं जाना हुआ तो जैसे आपका गवर्नमेंट जॉब है, ये सब स्टैट्यूटरी कंपनी, ये सब में जा सकता है, फाइन। यस मैम। यस मैम। और जितना हम लोग देखे ना एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट जो एमआरटीपी में हम लोग देख रहे थे, प्राइस फिक्सेशन जो होता है, यस है ना, इसको इस तरीके से समझिए, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में 2 आता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन क्या है? आप लोगों की क्लास में डिस्कशन हुआ है क्या ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल? नो मैम। नो मैम। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं, वर्टिकल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? मैम मेरे रहते तो नहीं हुआ। ठीक है मैं बता देती हूँ। देखिए हॉरिजॉन्टल क्या हो गया कि सेम टाइप का जो काम कर रहा है दैट इज हॉरिजॉन्टल। जैसे मान लीजिए पेप्सी बनाने वाला, कोला बनाने वाला, ठीक है, मर्ज हो गया आपस में, दैट इज हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है ना, ठीक है। वर्टिकल ऐसा लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है मतलब पैरेलल काम करने वाला जो लोग है उसके साथ अगर हम मर्ज हो रहे हैं, ठीक है, वो लोग मिल करके कुछ एसोसिएशन बना रहे हैं तो क्या एक्शन होगा। और यहाँ पे वर्टिकल क्या हो गया आपका, अलग अलग प्रोसेस लाइन में अगर आप मर्ज कर रहे हैं, जैसे सप्लायर के बाद नेक्स्ट प्रोसेस चेन कौन सा हो गया? सप्लायर के बाद मैन्युफैक्चरर के बाद रिटेलर, ठीक है। इन सब से मिलकर के अगर आप कुछ एग्रीमेंट कर रहे हैं दैट इज वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल सेम काम करने वाले से अगर आपको एग्रीमेंट करें, हॉरिजॉन्टल के साथ किस टाइप का काम होगा? प्राइस फिक्सेशन का। पेट्रोल बनाने वाली सब लोग कंट्री इकट्ठा मिलकर के प्राइस फिक्स कर रही है, कोला बनाने वाली सब लोग मिलकर के प्राइस फिक्स कर रही है, तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट माना जाएगा। फिर अगर बिड रिगिंग अगर आप कर रहे हैं, वो कलेक्टिव बिडिंग वाला जो हम लोग देख रहे थे, वो अगर कर रहे हैं तो वो अलाउड नहीं है, वो एंटी कॉम्पिटिटिव में आ जाएगा, ठीक है। फिर एलोकेशन ऑफ मार्केट शेयर जो आप लोग देख रहे हैं
वो आ जाएगा अगेन हॉरिजॉन्टल में। फिर अब वर्टिकल में क्या क्या आ जाएगा आपका, रिफ्यूजल ऑफ डील, ठीक है, किसी के साथ आप रिफ्यूज कर रहे हैं डील करने से, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि मैन्युफैक्चरर बोल रहा है कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा कंपोनेंट, ठीक है, तो कैसे बना पाएगा। नेक्स्ट इज रीसेल प्राइस मेंटेनेंस, डीलर को जो हम बोल रहे थे कि इससे ज्यादा प्राइस में आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है, ओवर नहीं हो रहा ना। नो मैम। ठीक है, इसके बाद एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने बताया था कि बस आप इसी को डिस्ट्रीब्यूटर को बोल रहे हैं कि इसी को डिस्ट्रीब्यूट करो और किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करो, या इसी डिस्ट्रीब्यूटर से आपको लेना होगा, ठीक है, तो ये सब था आपका, ये सब आ जाएगा आपका एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट में। अगर आप ये सब पाए गए करते हुए तो अगेन सीसीआई इंटरफेयर करेगी। फाइन, यस मैम। यस मैम। ये था आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सॉरी कंपटीशन एक्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है। तो अब दोनों जानने के बाद हम लोग आराम से दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दोनों को। और एक चीज और मैंने नहीं बताई, जो यूटीपी वाला पार्ट है ना, यस यस मैम। मैम। वाला पार्ट वो चला गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, यूटीपी वाला पार्ट इसमें कंपटीशन एक्ट में नहीं है, ठीक है। यूटीपी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का जो जितना भी पार्ट था वो चला गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है, इसके अंदर नहीं रखा गया, कंपटीशन एक्ट के अंदर नहीं रखा गया, ठीक है। तो आप इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पुराना वाला था एमआरटीपी, अभी वाला है कंपटीशन। पहले था कि हम लोग मोनोपोली को चेक करते थे, अब यहाँ पे हम कंपटीशन को प्रमोट कर रहे हैं। और क्या था, सेक्शन में कुछ डिफरेंस है कि पहले बहुत लंबा लॉ था ये एमआरटीपी, ठीक है, और ये जो आपका कंपटीशन एक्ट जो है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट है और 66 सेक्शन ही है इसमें, ठीक है। पहले इसमें मतलब क्या था, इसमें फाइन वगैरह का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। कंपटीशन एक्ट में फाइन का प्रोविजन है, पनिशमेंट का प्रोविजन है, ठीक है। और कोई डिफरेंस पहले था आपका, उसमें था एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एमआरटीपी कमीशन, इसमें है सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सब डिफरेंस आप लिख देंगे और यहाँ खत्म होता है। अब इससे ज्यादा आपको मिलेगा भी नहीं आपके मॉड्यूल में, यहाँ खत्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। दोनों पढ़ लिए तो कंपैरेटिव करके आप जितना चाहे कंपैरेटिव चार्ट, इसका पॉइंट जो भी आपको दिमाग में आता है, ये कुछ एग्जांपल मैंने दे दिया है, ठीक है, वो सब आप लिख सकते हैं। फाइन, यस मैम। यस मैम। भी कोई दिक्कत है समझने में, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पूछ सकते हैं अभी आप। मैम लिंक भेज दीजिएगा सिर्फ। ठीक है, नो मैम।